मगर कुछ यूं है कि जब कभी दिल ने किया है जिक्र उसका, जर्रे जर्रे में मिला है जिक्र उसका, अब्र को लाजिम है शायद बरसना, बूंद पे ठहरा हुआ है जिक्र उसका, और हमको रुसवाई का कोई डर नहीं है। हमको रुसवाई का कोई डर नहीं है, लोगों ने खुल के किया है जिक्र उसका। कुछ रहनुमा मिले, कुछ आशना मिले, उसकी तलाश में मुझे अपने निशान मिले। मेरे साहित्यिक सफ़र में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि वो मेरे दोस्त हैं, क्योंकि मैं इस शब्द को बहुत हम कहते हैं कि सीरियसली लेती हूँ। ऐसे ही एक शख्स के साथ आज मैं बैठी हूँ। मुझे नहीं लगता इस शख्स को हमें परिचय देने की कोई आवश्यकता है, पर जो लोग हमें नहीं जानते हैं, मैं बहुत ही बड़ी शायरा हैं, एक लिटरेचर फेस्टिवल की फाउंडर हैं और एक सरकारी अधिकारी हैं, मोनिका सिंह। मोनिका, वेलकम टू दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सुनैना। आज का दिन तुम्हारा शुरू कैसे हुआ, ये बताओ। आज का दिन मेरा शुरू हुआ इस दिन की ऐसे हुई कि सुबह 4 बजे से उठी हूँ, फिर रनिंग हो गई, 25 किलोमीटर मैंने रन किया, उसके बाद फिर थोड़ी घूम के आई, फिर मुझसे हम पिछली बार जब मिले थे बॉस्टन में, तब तुम लंदन मैराथन दौड़ के आई। तो एक ऐसी क्या तलाश है जो तुम्हें ऐसा जीवन से तुम क्या ढूंढ रही हो जो तुम्हें राइटिंग से नहीं मिल रहा है, या तुम जो एक सरकारी अधिकारी का काम कर रही हो उससे नहीं मिल रहा है। यू आर अ मदर एंड योर वाइफ ऑल्सो, तो ये सब चीज़ों में इतना कुछ तुम कर रही हो, फिर भी तुम मैराथन दौड़ती हो, उससे क्या मिलता है जो बाकी जगहों से नहीं मिलता? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिकली मैं शायरा होने से पहले भी अगर मेरी सोच में फिटनेस है। जब हम लोग मैं जब छोटी थी तब भी ऐसे कॉलेज में जब पढ़ती थी तो पैसे बचाते थे, तो जब जो जिम होते थे उसमें दोपहर में लीन आवर्स होते थे, वो फीमेल के लिए रहते थे, तो उसमें 50 रुपये महीने से जिम मिल जाता था। तो औरंगाबाद जैसे छोटे शहर में मैं इतने तो खर्चे को पैसे मिलते नहीं थे, 50 रुपये भी मुश्किल से बचा पाते थे, पर वो मैं बचा के जिम जाया करती थी। मुझे याद है कि मैं, और जब उससे भी पहले अगर सोचूं तो जब मैं छोटी थी तो 4-5 किलोमीटर वॉक को मेरी चाची के साथ जाया करती थी। हाँ, तो ये कहाँ की बात है? ये माजलगांव। माजलगांव is your ancestral place? हाँ, ancestral यानी मेरे परदादा आए थे। कहाँ से? वो आए थे यूपी से। फिर मेरे दादाजी आए, वो भी यूपी से है, और मेरे मम्मी पापा है वो भी यूपी से है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वो यहीं पले हुए, सब साथ में नहीं आए। हाँ, सब वो जब आए तब शायद मेरे दादाजी भी जवान थे, वो आए, और मेरे मम्मी पापा भी उनकी शादी होने के बाद फिर इधर आए। और मेरी पैदाइश रिहाइश यहीं की है, माजलगांव की। और फिर वो जैसे इलाका है उर्दू से भरपूर है, तो इस तरह से सोच उर्दू भी मेरी सोच में आ गई। फिटनेस तो मैं अपने आप को अलग नहीं कर सकती फिटनेस, पर एक जगल रहता है, एक मुझे लगता है एज अ फीमेल आई कैन टेल फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि एक बहुत ही जगल रहता है, हसल है उसमें। क्योंकि आपको कभी कभी मैं भी ट्रैवल कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कभी कभी ऐसा लगता है ये काम भी ठीक से नहीं कर रही हूँ, वो काम भी। Men don't think that way, but women think that way. तो क्या तुम्हें ये ख्याल आते हैं, और अगर आते हैं तो तुम उसको क्या समाधान अंदर मन में होता है तुम्हारा, उसकी सोच क्या है तुम्हारी उसके बारे में?
ये तो मतलब ये कश्मकश है। ये ख्याल तो आते ही हैं कि मुझे बहुत बार ये फैमिली के बारे में आते हैं अच्छा। कि मैं इनको वक्त नहीं दे पा रही, अभी भी ये लगता है। तो जितना हो सकता है मैं देती हूँ, पर मुझे भी पता है कि वो काफ़ी नहीं है। मतलब जैसे कि मुझे सुबह रन के लिए उठना है तो जल्दी सोना है, जबकि बच्चों का दिन ही शाम से शुरू होता है। तो जब हम सोने जाते हैं तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बोलते हैं कि आप तो सो रहे हो, अभी हमारे पास टाइम है। तो ये लगता है कि मैं कभी कभी लगता है छोड़ देना चाहिए, उनके लिए वक्त निकालना चाहिए, पर वो नहीं कर सकती, क्योंकि वो करूँगी तो फिर मैं अपने आप को खो दूँगी। ऐसे पोएट्री है, यानी पर ये है कि हाँ, एक करते हैं एक छूटता है। जब रन नहीं करती थी, सिर्फ जिम जाती थी, तब भी मैं सुबह सुबह उठ जाती थी, पर तब 4 बजे उठ के लिखती थी। अब ये हो गया कि सुबह उठते हैं तो अब नहीं आता है, तो लिखना कम हो गया है। पर यह है कि लिखना तब होता है जब सुकून का वक्त मिलता है। तो जब भी मैं 3-4 दिन की ऐसी छुट्टी है या कुछ है, जैसे मैं अभी रिसेंटली ले गई थी मैराथन के लिए, हाँ, तो 15-16 गज़लें लिखी। अच्छा, मतलब वो एक सिरा मिल गया, हाँ, तो बहती गई, बस बहती गई। नज़्में भी लिखी, गज़लें भी लिखी। अभी तुम कह रही थी कि जब सुकून का वक्त मिलता है तो तब लिखती हो। हाँ। मुझे याद है विलियम वर्ड्सवर्थ ने कुछ ऐसा कहा था कि पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस बट रिकॉर्ड इन ट्रैंक्विलिटी। रिकॉर्ड इन ट्रैंक्विलिटी। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि जब हम कविताएं लिखते हैं तो क्या ये गुस्से में लिखी गई कविता है, क्या एक रैंट है? तो मुझे कभी कभी, क्योंकि उसके पीछे जो उसको पकाने में जो वक्त लगता है वो लोगों को दिखता नहीं है, और वो उसकी अच्छाई यही है कि वो प्रोसेस वो लोगों को ना दिखे, क्योंकि उसका जादू है। तो जादू निकल गया तो उसकी तासीर निकल जाती है। मैं तुम्हें कई सालों से जानती हूँ, तो कहते हैं कभी किसी इंसान को अच्छे से समझना तो थोड़ा डिस्टेंस जरूरी है, तो थोड़ा ठीक से दिखता है। तो आज मैं उस डिस्टेंस से तुम्हें कुछ सवाल पूछूंगी। हाँ। मुझे याद है कि तुम हमेशा अपनी दादी की बात करती रहती। हाँ। तो उनके बारे में थोड़ा बताओ। मेरी दादी को मेरे पर बहुत फख्र था। उनको ये लगता था कि मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे हूँ। बचपन से भी वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, और उनको जब मैं गवर्नमेंट सर्विस में आई तो उनको उस चीज़ का बहुत नाज, सबको वो इतनी बार बोला करती थी, तो मैं उनकी आंखों में वो फख्र देखती थी। मुझे लगता था कि इसको मैं मतलब कैद कर लूं अपने अंदर। उनकी आंखों में तुम्हें गर्व दिखता है। हाँ, तो वो जो है वो लगाव उनका अलग ही था। मतलब मैं अगर जब वो समझ लो 90 उनकी एज थी, और जब भी मैं थक के आ रही हूँ तो आके पास बैठेंगी, फिर बोलेंगी कि अरे थोड़ी सी पाँव दबा दूं। तो उनको लगता है बेटी थकी हुई है, ऐसे ही बैठे बैठे, अरे अम्मा नहीं आप मत करो, ये नहीं बैठ थोड़ी सी पाँव सीधे करा के, और बोले नहीं आज बैठ। तो मैं ये मेरे बच्चों को भी नहीं कर सकती। मतलब बहुत ही ये ऐसे पाँव लेने ऐसे वो बोले नहीं, प्यार से ऐसे जैसे लगता है कि बेटी बहुत ही काम करके आई है, तो इसके लिए मैं क्या कर दूं। तो वो मैं नहीं सोचती कि और भी कोई मतलब उस तरह का प्यार शायद उस तरह का प्यार शायद नहीं कोई भी नहीं कर। तो हमारे जो पूर्वज हैं या दादी दादा, कई उनके ख्वाब होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं। फिर किसी एक बच्चे के उसके माध्यम से वो पूरे होते हुए दिखते हैं, तो उनको लगता है हम इसके लिए क्या कर सकते, हम उनके वो भी कुछ बातें होती हैं। क्या था मैं उनके अंदर मेरे लिए, वो मैं अभी तक मुझे बस इतना ही लगता था कि अम्मा का मैं इनका करूँ क्या। मतलब इतना जितना प्यार करती है, मैं तो इसके शायद काबिल भी नहीं हूँ, पता नहीं जो भी। फिर उन पर मैंने गज़ल भी, वो जब गुजर गई तो मतलब
अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उस पे बाद में शेर लिखा कि कोई आंसू बहाने आ गया शायद, उसे मेरा तड़पना भा गया शायद। अरे क्या हाँ, मतलब सुंदर है, लेकिन उसके पीछे का दुख भी है। हाँ, मतलब मुझे नहीं अच्छा, मुझे लग रहा था कि मैं जिस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ उसमें मैं रहूँ, क्यों मुझे लोग आके समझा रहे हैं। मेरे दुख की कोई दवा ना करे, हाँ, मुझको मुझसे अभी जुदा जुदा ना ना कर, जुदा ना। तो उससे मेरा बहुत ही रूहानी रिश्ता है, मतलब वो है मेरे साथ, तुम्हारे साथ। हाँ। अब हम थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। हम लोग साथ में कई सालों से परफॉर्म करते हैं, हाँ। हमारा शो है हाँ, जिक्र उसका। तो मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा उसके बारे में बात करें, क्योंकि उसका जो एक जर्नी है, उसका एक सफ़र है जिक्र उसका, उसकी वजह से हम कितने शहरों में घूमे हैं और कितने साल हमने काम किया है साथ में। तो वो तुम्हारे जीवन में वो कैसे, उसकी क्या जगह है, क्या सोचती हो तुम उसके बारे में? और एक जो गज़ल तुमने उसकी जो उसकी शुरुआत में जिस गज़ल से हम उस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, उसका सिग्नेचर है उस प्रोग्राम का, वो भी पढ़ के सुनाओ। पर थोड़ा मुझे बताओ कि वो जिक्र उसका को तुम कैसे सोचते हो? जैसे मेरी तुम्हारी मुलाकात हुई और मुझे लगा कि नहीं, यहाँ मतलब सुनैना है जिसके साथ मिलके हम कुछ किया जा सकता है। और जब हमने इस बात पे, है ना, हमारा कन्वर्सेशन हुआ और मेरा और तुम्हारा, मतलब जो हमारा जो इसको क्या कहेंगे, जो केमिस्ट्री है हमारी, मतलब मैं थोड़ी सी संजीदा लिखती हूँ, हमारी पोएट्री में संजीदगी भी है और एक बबलीनेस भी है। ये इक्वेशन बहुत मुझे लग रहा था कि ये बहुत अच्छा होगा। और इस तरह से फिर हमारे सफर आगे बढ़ा। फिर हमारे एक्चुअली इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि हम जब हम इस खोल दो राज सारे, तुम कितनी शैतान हो मैं भी बताऊंगी लोगों को। जितनी हम रिहर्सल करते थे, मैं शायद ही इतनी कभी हंसी हूँ जितनी मैं रिहर्सल में। हम मतलब उसमें कोई स्ट्रेस ही नहीं होता था, बहुत हंसते थे, बहुत ज्यादा। आई थिंक वो लोगों तक पहुंचता भी है। हाँ, जब हम स्टेज पे होते हैं, मुझे लगता है कैमरा और स्टेज, उससे आप छुपा नहीं सकते। हाँ, वहाँ पे आपकी सारी चतुराई दिख जाती है, शून्य कमाना पड़ता है। तो वो उस समय आप अपनी चतुराई, आप कितने भी चतुर हो, कैमरा से कुछ नहीं छुपता और स्टेज से कुछ नहीं छुपता। हाँ। और हमारी दोस्ती का एक वो जो गहराई है, हाँ। और मैं कहूँगी कि शायद इंडिया में ऐसे कम ही पोएट्रेसेस होंगे जो साथ में परफॉर्म करते हैं। हाँ। तो मुझे उस बात पे बहुत फख्र है कि मैंने नहीं देखा एक भी प्रोग्राम नहीं देखा जो दो शायरा या दो फीमेल पोएट्स हैं वो मिलके कर रहे हैं और इतना अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, हमने औरंगाबाद, दिल्ली में जालिम की मज़ार बहुत अच्छी जगह पे अच्छा हमको रिस्पॉन्स। आजकल किस पे काम कर रही है? आजकल मैं, मेरी जो चौथी किताब है तेरे मेरे दरमियान, अच्छा, वो तैयार है, बस उसको फाइनल टच देना बाकी है। तो शायद मैं जून तक उसको कर पाऊँ। अच्छा, तो होपफुली वो मैं आगे ले जाना चाहती हूँ। फिर नज़में हैं मेरी तैयार हैं, फिर उसके बाद नज़मों पे एक अलग किताब। तो ये जो तेरे मेरे दरमियान है, ये नज़मों की मैं सोच रही थी कि पहले नज़मों की पब्लिश करूँ, फिर वो गज़लों का जो प्यार है, वो जो मोहब्बत है गज़लों से, तो वो फिर फिर से गज़लों पे काम करूँ। वैसे तेरे मेरे दरमियान वो किताब है। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम महेश जी बता रहे थे कि गज़ल दुख का कारण, कभी कुछ लोग सोचते हैं कि दुखी लोगों का काम है या बोल मत करो, है ना, हम एक सुनते हैं कि समझ नहीं आती, सर के ऊपर से जा रहा है, ऐसी कितनी बातें हम सुनते हैं। लेकिन दुख और खुशी के समय लोग गीत गुनगुनाते हैं, स्टेरिंग पे थपथपाते हैं, या किसी और देश में उनके जो प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर होते हैं
उनकी इनॉग्रल स्पीचेस में दे ऑलवेज रिसाइट पोएट्री, है ना। लोगों को लगता है कविता का कुछ अर्थ नहीं है, लेकिन अच्छे और बुरे दिन, जो दुनिया का सबसे अच्छा दिन उनको लगता है और उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन लगता है लोगों को, उनका सहारा एक कविता ही बनती है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम गजल की, मैं कहूँगी कि गजल स्पेशलिस्ट, तो गजल को तुम किस नजर से देखती हो? हाँ, मुझे लगता है कि कविता हो, नज्म हो, गजल हो, ये सबसे बड़ी मुखबिर है अपने शख्सियत की। वो आपको पता दे देती है, बस उसको समझने वाला चाहिए। तो और हर शेर कोई ना कोई कहानी कहता है, भले वो अपनी खुद की ना हो, पर वो किसी न किसी की कहानी होती है। क्योंकि जब भी लोग मेरा कोई शेर गुनगुनाते हैं, उसे मुझ तक पहुंचाते हैं, तो बोलते हैं अरे ये तो हमारा ही लगता है। यानी कोई ना कोई बात उसमें ऐसी होती है जो यूनिवर्सल होती है, वो अपने आप से रिलेट कर पाते हैं। यूनिवर्सल है, पर वो लोगों के लिए लगता है हमें पर्सनल है। तो ये एक शेर की मकबूलियत, सफलता यही है। तो वो बात है। और हमको इस मतलब जो भी शायर है, इस बात की खुशी होती है कि ये हर किसी को अपना लग रहा है शेर। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा जो गजलों में मैं बहुत ही मुश्किल जो वर्ड है वो नहीं इस्तेमाल करती। उसको जितने आसान बनाया जाए, जितना सीधे सीधे लोगों तक पहुंचाया जाए, वो अच्छा है। बच्चे जी कहते थे कि मेरी जब तक कविता गंगा जमुना के तीर पे जो साधारण सा व्यक्ति है वो भी अगर नहीं गा पा रहा है, उसको गुनगुना पा रहा है, तो मैं उसको, मेरी कविता वहां तक पहुंची, मैं उसको मेरी कविता का अपना एक सफलता उसके नहीं मानता हूँ। तो वही है कि आप वहां तक पहुंच जाओ जहाँ हर किसी को ये लगे कि ये अपनी है, ताकि वो जिंदगी, आपकी कविताएं, गजलें सुन के वो जिंदगी खोलने की जरूरत पड़े, शायद डिक्शनरी ना खोलने की जरूरत है। डिक्शनरी ये मेरा भी प्रयास होता है कि कम से कम ऐसे डिक्शनरी वाले उसमें वर्ड हैं। तो क्राफ्टिंग के बारे में थोड़ा बताओ कि गजल एक इमोशनल फॉर्म है डेफिनेटली। तुमने अभी कहा उसमें कहा वो बता देता है अंदर की बात, लेकिन उसमें क्राफ्टिंग भी बहुत है। क्राफ्टिंग उसके बारे में थोड़ा बताओ कि तुमने कहाँ से सीखा गजल लिखना? हाँ, जैसे मैं पहले नज़्में कहा करती थी, तो मैंने 2013 में गजलों की तरफ मेरा रुझान बढ़ा। तो फिर मैंने जो विनय भाईकर साहब की किताब है, वो फिर मैंने पढ़ी। उसके बाद वो पैचेली की, वो सब पढ़ते हैं। वो सब पढ़ते हैं, वो एक मैंने पढ़ी थी। और फिर बाद में उसमें फिर अपना खुद ही मतलब इंटरेस्ट उसमें जैसे समझ में आने लगा। फिर हमारे जो उस्ताद थे आसिफ सैयद सर, आप भी मिले उनसे, तो वो भी थे, वो जो बिल्कुल उसमें की जो गहराइयाँ हैं, व्याकरण की जो छोटी छोटी बातें थी, तो वो बताया करते थे। तब तक पर गजल हम सीख गए। तो फिर एक बार अगर गजल आ जाए तो फिर बहुत गजल में गजल में सोचते हैं। लोग बोलते हैं कुली कुतुब शाह जो थे जी, वो गजल में बात किया करते हैं। दक्कनी में वहाँ पे वो पूरा दक्कन है हैदराबाद, तो उनकी गजलें भी दक्कनी जुबान में, तो फ्लेवर हो रहा है। वो जो सोचते हैं फिर वो भी हम वैसे सोचने लग जाते हैं। पर मोनिका, कई लोग, जैसे मैं उर्दू जो लिखती हूँ वो देवनागरी में, और ये काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि उर्दू देवनागरी में लिखते हैं। तुम उन कम शायर, जिन्हें मैं जानती हूँ शायरों में से हो जिन्होंने जो उर्दू में उर्दू लिखते हैं, तो तुमने ये बहुत मेहनत का काम था, वो एक नई भाषा सीखना, फिर मैं उसमें तुमने डिग्री भी ली, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। मैं एक बार, इसको काफ़ी साल हो गए, तो अलीगढ़ जैसे मेरा पुरखों का गांव है, अभी भी मैं वहाँ जाती आती रहती हूँ।
तो ऐसा हुआ कि मुझे शहरयार साहब का जो हम जिसको समग्र साहित्य कहेंगे, कुलियात कुलियात चाहिए थी। तो फिर मैंने वो ढूंढी, पता चला कि वो हिंदी में कहीं नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ अलीगढ़ में भी ढूंढी, फिर उन्होंने कहा नहीं हम आपको उर्दू में दे सकते हैं। अच्छा। तो मैं कहा उर्दू में फिर मैं कैसे पढ़ूंगी? फिर तब मैंने सोचा, मैंने कहा आप भेज दो मुझे। और उसके बाद फिर मैं वो कुलियात वो नहीं पाकिस्तान से हमको मंगानी हुई, जबकि वो प्रोफेसर अलीगढ़ में थे, उनके पास भी जेरोक्स नहीं थी उसकी किताब। फिर उनकी वो कुलियात उन्होंने मंगा ली थी, फिर वो उसके जेरोक्स फिर मुझे अलीगढ़ से उन्होंने पूना भेजी। तब तक तो उर्दू में स्क्रिप्ट नहीं जानती थी। फिर एक जो न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइज आती थी, वो फ्री में उर्दू क्लास, तो वो लक्ष्मी रोड पे एक सर थे, वो पढ़ाते। तो एक दो क्लास को मैं गई, फिर उसके बाद तो वक्त मिल नहीं पा रहा था। फिर एक मौलवी जी थे, हमने ढूंढा उनको, फिर मतलब हाँ मतलब ऐसे जो सिखाते हैं लिखना। हाँ, तो फिर उनसे मैंने उर्दू सीखी। फिर उर्दू अखबार लेना शुरू किया। फिर मुझे लगा कि उर्दू आ गई है तो अब मैं इसका एमए करती हूँ। तो पता चला कि एमए ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि स्क्रिप्ट अलग है, फिर बीए करना होगा। फिर जब मैं एसडीएम थी कोल्हापुर में, तब मैंने फिर बीए सीखी, बीए की डिग्री बाकायदा हासिल की, और कुछ सालों पहले फिर एमए किया, अब पीएचडी करना। तो ये है हाँ। और वो सीखना भी जरूरी है, क्योंकि जब शेर कहते हो और उसका तलफ़ुज़ है वो अगर सही ना हो तो फिर उसका मानी बदल जाते हैं, बात बनते बनते पहुंचती है। तो और एक ही जैसे हम हिंदी में ज़ कहेंगे तो उर्दू में 3 या 4 टाइप से लिखा जा रहा है, तो पता उसमें से कौन सा है पता होना चाहिए। तो ये बहुत बारीकियां हैं जो, अब ये है कि आपको अगर लगता है उतनी बारीकियों में जाना है तो आप उसको स्क्रिप्ट सीख लो, पर अगर उर्दू में कहना है तो सीख ही लो। अच्छा भले भी ये मैं कुछ करो, पर वो बेसिक सीख लो। आपकी जावेद अख्तर जी का मैंने बीच में इंटरव्यू देखा था, वो मुनीर कौसर मुनीर को कह रहे थे कि अब आप सीख ही लीजिए, अभी आप इतने गाने लिख रही हैं, तो वक्त आ गया कि आप नाउ दैट यू आर गोइंग इन डेप्थ, तो आप लैंग्वेज को सीख लीजिए, स्क्रिप्ट को सीख लीजिए। हाँ, क्योंकि क्या है जो नहीं जानते हैं वो गलत उसका प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं। एक बार वो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुझे पता नहीं चलता कि लोग मेरा नाम जावेद क्यों बोलते हैं, मैं जावेद हूँ, तो ये वाला होता है ना। तो वो अगर आप उसको सीख जाओ जुबान तो वो गलतियाँ फिर नहीं होती। और वैसे भी बहुत एक ही जुबान। और गुलजार साहब ने तो कहा ये कि यार है जो खुशबू की तरह जिसकी जुबान उर्दू की तरह। तो गुलजार साहब की बात निकली तो उनका ही एक शेर है कि खून निकले तो जख्म लगती है, वरना हर चोट नज्म लगती है। तो तुम्हारे लिए नज्म या शायरी का जो सूत्र है वो क्या है? कहाँ से इंस्पायर होती हो, या ट्रिगर क्या है, ट्रिगर्स क्या है तुम्हारे राइटिंग के? हाँ, मैंने जैसे कहा वो एक कहानी है जो साथ चलती है, तो हर किसी मतलब यही है कि कुछ बात महसूस हो जाए बस। तो मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों पे भी गज़लें लिखी, नज़में लिखी, और कुछ अगर जैसे आप बात कर रहे हो, बात करते करते अगर कुछ मुझे छू जाए, कोई शब्द भी छू जाए, उस पर भी मैं लिख देती हूँ। तो जैसे एक ने कहा था कि किसी ने कहा कि आप परमानेंट मार्कर की तरह हो। अच्छा। तो मैंने कहा बड़ा ही अच्छा लफ्ज़ है, इस पे कुछ लिखा जाए। तो मैंने उस पे एक नज़्म कह दी। हाँ, गुलजार साहब पे लिखा है मैंने। हाँ, अतुल पे हमारे कॉमन फ्रेंड यस, अतुल कुलकर्णी पे लिखा है। उसके बाद सोनाली कुलकर्णी पे लिखा है। दोस्तों पे तो बहुत लिखा है।
तुम तो जेनरस हो पोएट्री में। फिर बाकी और जो समाज में देखती हो वो भी लिखो, वो भी लिखो। मुझे याद है हम लोग जिक्र उसका में एक जो सो बरी एक अर्जी बोली, वो बहुत पॉपुलर है लोगों में, तो वो तुम्हारे काम की रिलेटेड काम से ताल्लुक रखता है। तो मेरे हस्बैंड भी बोले ये क्या है, मैंने कहा अब कुछ तो लिखा जाए जहाँ जो काम करते हैं उस पे लिखा तो जाए, थोड़ा तंज तो होना चाहिए। वही उसी में तो मजा है। तो ऐसे मेरी पोएट्री में सारे सब्जेक्ट हैं, पर इश्क और मोहब्बत ज्यादा है। परवीन शाकिर जी ने काफी इश्क और मोहब्बत पे लिखा है। हाँ। तुम्हें लगता है कि ये जो एक डिसअपीयरिंग स्टोरीज और डिसअपीयरिंग मैसेजेस, स्नैपचैट वाला जमाना है, बहुत ही वक्त लगता है लोगों को एक दूसरे को पिन पोस्ट बनाना, अपने जीवन में किसी को पिन पोस्ट बनाना, पर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि लव इज अ फ्लीटिंग मोमेंट? आजकल 2-3 दिन नहीं पटा या 2-3 महीना नहीं पटा तो ब्लॉग वगैरह करना आसान हो जाता है। इस सब में प्यार की अहमियत क्या है, क्या उसकी मानी क्या है तुम्हारे लिए? तुम्हें लगता है कि लव पोएट्री सुनते हैं लोग अभी भी, या यंगर जनरेशन का क्या उसके क्योंकि तुम फाउंडेशन तुम्हारा जो डेकोरेट फेस्ट है, यू वर्क अ लॉट विद यूथ, तो उनसे जब बात करती हो तो वो क्या प्यार के बारे में वो क्या कहते हैं? मैंने तो ये देखा कि बहुत अच्छे से सुनते हैं, हाँ, बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। हमको ऐसे लगता है कि नहीं अभी यंगर जनरेशन है तो इनको कोई मतलब एहसास नहीं है, या फिर ये जो जैसे कहा कि स्नैपचैट वाला जमाना है तो ठीक है उनकी गहराइयाँ कुछ अलग होंगी, पर यह है कि हम जैसे हम लोग जहाँ गलती करते हैं हम अपने आप से अपने जमाने से जनरेशन को कंपेयर करने लग जाते हैं। ये यहाँ तो ये जनरेशन अब हमारे भी बच्चे कहते हैं कि नहीं आप नहीं समझोगे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो महसूस कर रहे हैं, पर उनको ये पता है कि ये नहीं समझे। तो जैसे मैंने ब्रेकअप पे गजल कही तो मैंने बच्चों से भी पूछा कि क्या है मतलब आज इसमें क्या है, हाँ जिसकी मतलब क्या है और कॉजेस क्या है, तो उन्होंने जितने कारण बताया तो काफी कन्विंसिंग लगे मुझे, तो उसमें भी मैंने गजल गई। तो ये है कि कुछ मुझे लगे कुछ उनके भी कन्विंसिंग रीजंस थे। तो ये है कि मैं सोचती हूँ और पूछती भी हूँ बच्चों से कि आप क्या सोच रहे हो, कैसे है, वो जरूरी है। हाँ, तो ये फिर खुद को हम वहाँ पाते हैं जहाँ बच्चे हैं, ये जनरेशन है जहाँ, तो वहाँ से भी पोएट्री निकलती है, हाँ, उससे कनेक्ट होना बहुत आसान हो जाता है। हमारी बात होती है कि एक समय साहिर साहब ने लिखा था कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना नामुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। उस समय उन्होंने कविता या गीत लिखा, आजकल उसका एक अलग मतलब है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अमिताभ भट्टाचार्य ने उसी को लिखा कि दिल पर पत्थर मैंने मेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, पर दिल पे पत्थर तो उन्होंने भी रख लिया ही है। तो ये जो डिफिकल्ट इमोशन है उसे नए लोगों तक, बच्चों तक, यूथ तक पहुंचाना, ये भी कविताओं का काम तो है, मैं उसको कन्वे कर रही हूँ, कनेक्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ तुम इतना अच्छा काम कर रही हो लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से और इतने लोगों से जुड़ी हुई हो, अभी कितने साल हुए, उसका कैसा एक जर्नी है, उसका एक बीच कैसे तुम्हारे मन में आया कि ये करना है? हाँ, जैसे मैंने बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल पहले 3-4-5 साल अटेंड किए थे, जैसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। एक्चुअली महाराष्ट्र में तो सबसे पुरानी परंपरा रही साहित्य सम्मेलन की, मेरे ख्याल से 17 जब आदि गोविंद रानडे जी थे न्यायमूर्ति, तब एक लिटरेचर फेस्टिवल तब से है। तो इसकी जो परंपरा है ये बहुत पुरानी है। तो महाराष्ट्र में लिटरेचर फेस्टिवल होते तो हैं,
मतलब अखिल भारतीय जो मराठी साहित्य सम्मेलन, अभी एक बुक पर ये बुक की भी हुआ ना, बुक फेयर भी हुआ वर्ल्ड बुक। हाँ यहाँ हुआ एमबीटी का। तो ये है कि यहाँ पर ये इसी शहर में नहीं होते। अच्छा हाँ, मतलब यहाँ अच्छा, पुणे में नहीं हो रहे, पुणे में महाराष्ट्र में यहाँ उसकी उसका रोटेशन रहता है। ठीक। तो रोटेशन से फिर कभी यहाँ आ जाता है। आएगा, पर हर साल बाकी जो दीगर जुबानें हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म पे लाके, और मराठी भी इनफैक्ट, इन सब का एक मेलजोल करके कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं था पुणे में। तो मुझे ऐसे लगा कि इसकी नींव हम डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसकी शुरुआत हुई 2019 में, और मतलब लोगों ने बहुत प्यार किया, बहुत। मतलब मैं किसी भी शहर में जाऊँ तो लोग डेक्कन लिटरेचर फेस्टिवल की बात करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मैंने सोचा था, पर मैं मतलब उसका इतना बड़ा कैनवास, अब जिम्मेदारी अभी बढ़ गई। अभी लगता है कि हाँ, अभी इसको और अच्छा करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। तो बस यही है कि जो एक अच्छे दिल से, सच्चे दिल से सोच के कोई अगर प्रयास किया जाए, कोई कोशिश की जाए, तो मतलब क्योंकि हम उसको सफलता की तरह नहीं देखते, पर एक वो जो सफर है, प्रयास है, एक सुंदर सफर है, वो बहुत यादगार हो जाता है। मतलब ये जर्नी है डेक्कन लिटरेचर फेस्टिवल का, सभी लोगों को जोड़ने का। इसमें हर साल लोग पूछते आप कब है, आपके डेट्स कब हैं। तो जो देखते हैं वो खुश होते हैं, उनको अच्छा लगता है कि ऐसी कोई चीज पुणे में हो रही है। Let's see. I expect you next year. मैं तो शुरुआत से जुड़ी हूँ उससे। हाँ, नहीं मुझे याद है पहले जुड़ी हो तभी तो बहुत सारी चीजें मेरे लिए आसान हो जाती हैं। पर मुझे लगता है कि इस बार लिट फेस्ट के समय ये होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। उन्होंने कहा ये बहुत कम, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, तो आर्टिस्ट हम लोग बहुत भूखे रहते हैं कि हमारा काम हम कैसे दिखा सकें, चाहे वो एक्टर हो, राइटर हो, पोएट हो, डायरेक्टर हो। लेकिन ये बहुत कम लोग करते हैं कि आर्टिस्ट होने के बावजूद वो एक प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें उनका काम चाहे दिखे ना दिखे और लोगों का काम दिखे। तो उसके लिए तो कूडोस टू यू, बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी तुमने क्रिएट की है सबके लिए। और ये कहते हैं ना कि मैं ना रहूँ तुम ना रहोगे फिर भी रहेंगे निशान। तो तुम्हारा एक जो इम्पैक्ट हम कहते हैं, एक इम्पैक्ट ये रहेगा कि एक प्लेटफॉर्म तुमने बनाया है जिसमें और लोग अपना आर्ट डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी, चाहे पोएट्री हो या कुछ और, डांस, ड्रामा में, गाने का भी तुम दास्तान गोई है, सब कुछ। मुझे लगता है, मैं पर्सनल मेरी जो एक्सपीरियंस है कि मैं हर समय अलग अलग लोगों को पढ़ती हूँ। कभी इंग्लिश पढ़ लिया, कभी उर्दू पढ़ लिया। मैं कश्मीरी हूँ तो मैं कश्मीरी भी पढ़ती हूँ। तुम आज तक किसको पढ़ रही हो? मैं ऐसा तो नहीं, मैं बेसिकली एम पोएट, तो मैं ज़्यादातर उर्दू पोएट्री ही पढ़ती हूँ। तो मेरे पास जो पहले से ही कंपाइल किया हुआ है उसमें से ही कुछ न कुछ मैं पढ़ती रहती हूँ। अभी रिसेंटली मैं धूमिल जी को उनका पूरा वर्ष लेके आई हूँ। अच्छा। तो हाँ, उनको पढ़ रही हूँ। दुष्यंत कुमार, अभी मैं दुष्यंत कुमार, तो मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे लगता है कि तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी गुजर कर आता हूँ। वो एक्चुअली प्लेन में अगर टर्बुलेंस हो ना तो मैं यही पंक्तियाँ याद आती है। तो हाँ, दुष्यंत कुमार जी को। और मुझे पता है तुम्हारे सब फेवरेट तो साहिर है, तो साहिर है, और वो साहिर तुम्हें और मेरे डैड को जोड़ता भी है, तो वो मेरे लिए बहुत खास एक कनेक्शन है। साहिर को कैसे देखती हो? साहिर को मुझे लगता है कि साहिर जो है बहुत ही कंटेम्पररी है, और हर एज का आज भी उनकी जो पोएट्री है बहुत ही हर किसी को लगता है कि अपनी ये कहानी है। एग्जाम्पल में थोड़ा समझा उसको। अगर फिल्मों के ही गीत ले लो तो उनका जो है कि
जो मुझे पसंद है वो जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, उसमें कहते हैं कि रंगों में जो लोच तुझ तुझ में में है मेरी तहरीर में नहीं, और जो उनकी जो ताजमहल में नज़्म। बहुत बहुत मेरे दोस्तों को मैं हमेशा कहती हूँ, और किसी लड़की ने कहा कि मेरा सेल्फी लो और वो कहीं कैसी दिख रही हूँ, तो यही कहो कि जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। ये एक अच्छा स्कीम है। पर मुझे उनकी एक तुम रेलेवेंस की बात कर रही थी, उनकी जो एक मुझे जो कि बहुत पसंद है, संसार से भागे फिरते हो तुम क्या चाहोगी, तो वो भी मुझे एक अलग थॉट लेके आए थे। तो साहिर उनकी जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है वो मतलब हर किसी के दिल को छूती है। मतलब मैं उनको लेफ्टिस्ट से ज्यादा मैं उनको थोड़ा सोशलिस्ट इज वेयर आई सी हिम, क्योंकि वो उस समय जो लेफ्टिस्ट था आज वो प्रॉब्ली सोशलिस्ट के दायरे में आ जाता है कि उनकी भी सोशलिस्ट वाली सोच थी। हाँ, तो वो बहुत ही मतलब या औरत के ऊपर बहुत ये मतलब सही है। ऐसा कौन लिखता है? इनफैक्ट रिसेंटली हम साहिर की बात कर रहे थे, तो उनकी जो है कि तू मेरे साथ रहेगा मुझे, हाँ मैं तुझे रहम के साये में न पलने दूंगी, तो ये टफ लव मदर, क्योंकि हम लोगों ने बॉलीवुड या फिल्मों में माँ को देखा है कि हाँ मेरा बेटा आया है, काजल का हलवा बनाऊंगी, ये वो माँ नहीं है। ये कह रही है कि तुम धूप में तड़कोगे और कड़क ना वो टफ लव वाली माँ है। तो ये इस तरह का मैंने तो कहीं और नहीं देखा और को इस तरह से लिखते हो। और वो उनका जो मतलब उनका जो अपना जर्नी रहा है उसका बहुत रिफ्लेक्शन पोएट्री में है, तो वो कनेक्ट करता है, बहुत कनेक्ट करता है। तो ये लगता है कि अरे हमारे जैसे ही इनके भी हालात थे, तो ये बात है जो लगती है कि नहीं ये जो लिखा गया है ये बहुत दिल से लिखा गया है, जिया हुआ। परवीन शाकिर अवार्ड तुम्हें मिला है, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? मैं कहूँगी कि शायद ही उनके बाद में ऐसी शायराएं नहीं, मतलब मुझे भी मतलब मुझे दिल से नहीं छुई जैसे परवीन शाकिर की पोएट्री बहुत। वो भी अगर साहिर से ही मतलब अगर उसी तरह की बात है कि उनकी शायरी में वो जो एक फीमेल वाला थॉट बहुत है, ऐसा लगता है कि ये शायरी जी गई है बहुत दिल के करीब की जो शायरी है वो परवीन शाकिर के नजर आते हैं। और वो दूसरा ये भी है कि जो मैं पर्सनली फील करती हूँ कि आप इंडिपेंडेंट हो और बाकी मतलब बाकी मसरूफियात भी रहती हैं, उसके साथ साथ जब पोइट्री होती है तो और भी मैच्योर होती है। मतलब वो भी रेवेन्यू सर्विसेज से थी, मेहदी हसन साहब कहते हैं, वो डिप्टी कलेक्टर थी। एक वो भी उनकी जो गज़लें हैं उसमें जिम्मेदारी नजर आती है, लाइफ का जो बैलेंस है उजागर वो उजागर होता है। मैं चाहती थी कि तुम जिसकी जहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी कि जिक्र उसका है जो हमें जोड़ता है, उसको उसका जो टाइटल गजल है जो तुमने लिखी है वो हमें पढ़ के सुना। जिक्र उसका सुनाती हूँ, कुछ शेर मुझे याद है। किस किताब में तुम्हारी? मेरे शहर के ख्वाब जो किताब है इसमें। और अगर मैं उनको ये किताब खरीदनी तो ये अमेज़न पे है। पहली शायद गजल है ना, उसकी पहली गजल है, सुना। तो गजल कुछ यूं है कि जब कभी दिल ने किया है जिक्र उसका, जर्रे जर्रे में मिला है जिक्र उसका, अब्र को लाजिम है शायद बरसना, बूंद पे ठहरा हुआ है जिक्र उसका, और हमको रुसवाई का कोई डर नहीं है। हमको रुसवाई का कोई डर नहीं है, लोगों ने खुल के किया है
जिक्र उसका। और फासले जब से मिटे हैं मजहबों के, हर दुआ में बस गया है जिक्र उसका। और वो सुने मेरी पुकारूं ना पुकारूं, वो सुने मेरी पुकारूं ना ना पुकारूं, अपनी सांसों में जिया है जिक्र उसका। वो जमीन, खुशबू व पानी, वो हवा भी जिंदगी का फलसफा है जिक्र उसका। कोई मजहब जान लो कहता नहीं है, कोई मजहब जान लो कहता नहीं कहता नहीं है। सरफिरों ने क्यों किया है जिक्र जिक्र उसका। चोट लागे तो जुबां पे नाम आए, अच्छा, चोट लागे तो जुबां पर नाम नाम आए, आए। टूटे दिल का मामला है जिक्र उसका। और उससे दूरी यानी है खुद से भी दूरी, उससे दूरी यानी है खुद से भी दूरी, चाहतों का सिलसिला है जिक्र उसका। वामरेसी ढूंढती दश्तो दमन में, वामरेसी ढूंढती दश्तो दमन में, कस्तूरी बनके मिला है जिक्र उसका। क्या बात है, कस्तूरी बनके मिला है जिक्र उसका, किया है जिक्र उसका। मोनिका, हमारी बातें तो सालों साल चल सकती हैं, पर वक्त के और कुछ नियम है, तो हम इसे थोड़ा पॉज करेंगे इस कॉन्वर्सेशन को, और जल्दी एक और एपिसोड में लोगों से मिलेंगे। कुछ कहना चाहोगी कि लोगों को आगे क्या तुम्हारा काम आने वाला है, या फिर पुणे के लोग कैसे जुड़ सकते हैं? मैं ये इंटरव्यू तो बाहर भी जाने वाला है, पश्चिम लिट फेस्ट, पश्चिम हमारा जो ये है, तो पश्चिम लिट फेस्ट हम करना चाहते हैं, या पश्चिम लिट कास्ट में अब तुम्हारा ये इंटरव्यू आएगा। वो भी एक कोशिश है यूएस में, मनीष श्रीवास्तव और मैं, हम दोनों मिलकर उसको आगे ले जाना चाहते हैं। तो उसके बारे में उसको एक मैसेज देना चाहूँगी, और पुणे के लोग जो तुम्हारे साथ जुड़े हैं इतनी देर से, उन्हें कुछ बताना चाहूँगी कि आगे क्या आ रहा है जिससे वो जुड़ सकते हैं। मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल है मोनिका सिंह पोएट, और यूट्यूब चैनल है मोनिका सिंह पोएट। उससे आप मेरी नई जो शायरी है वो सुन सकते हैं। 3 किताबें हैं छपी हुई जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं, और जैसे ही मेरी 4थी किताब आई मैं आप तक उसको पहुंचाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।